गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी केमिस्ट्री क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, इसमें जो रिएक्शन होने वाली है आज हम कराएंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स। एसिड से जब हम मेटालिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, तो लिखिएगा व्हेन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद, किससे करानी, एसिड से ना, acids, then salt and water form, तब salt और water बनता है, यानी कि ये रहा मेटालिक ऑक्साइड प्लस ये है आपका एसिड gives us salt plus water। क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बेसिक क्वेश्चन हो गई। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड when reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, then zinc chloride and water is formed या is obtained, ठीक है, प्राप्त होगा। तो देखिएगा जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, जो कि आपका एक्वस है, ठीक है। चलिए लिक्विड फॉर्म में इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, HCl लिख दे रहा हूँ ओनली। तब क्या होता है यहाँ से जिंक जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करके एक क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। देखिए जिंक की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है, यहाँ 2 मोल्स ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका ZnCl2 प्लस 2He हो गए और एक OE हो गया H2, ठीक है। ये आपका वाटर हो गया, तो ये एक सॉल्ट हो गया, ये एक वाटर हो गया। मतलब जब हम मेटालिक ऑक्साइड्स को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनना है। तो अगर आपको सॉल्ट बनाने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लीजिए, फिर पता चल जाएगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे वाटर में H2O होता है तो यहाँ पर H2 चाहिए, तो इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, या फिर इसका बैलेंस फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लेकिन बैलेंस फॉर्म अभी आपने इतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा 9th क्लासेस में, अगर पढ़ा होगा तो शायद ध्यान नहीं होगा, बट अभी आगे आएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक नेचर है, तो उसमें नॉन मेटालिक में जो नेचर होता है वो आपका एसिडिक नेचर होता है। ये वाला टॉपिक मैं आपको करा नहीं रहा हूँ, विदाउट आपका रिएक्शन वगैरह दे रखा है, सीधा सिंपल एक्सप्लेन किया, तो आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैंने कैसे बता दिया, इसमें जो नेचर होता है वो आपका मेटालिक एसिडिक नेचर होता है। अब देखिए जो उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जो इसके इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें से हम लोग अभी छांटते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड, तो ये क्वेश्चन था आपका, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार।
वाई शुड कर्ड एंड श्योर सबस्टेंसेज नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, इनको ब्रास और कॉपर की वेसल्स में क्यों नहीं रखा जाता है? देखिएगा, जो भी सोर्स सबस्टेंसेस होते हैं वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि एसिड्स आर एंड टेस्ट एसिडिक जो नेचर होता है वो श्योर होता है टेस्ट में, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका एसिड है अगर वो मेटेलिक फॉर्म में रखा जाएगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसीलिए हम इसको ब्रास या कॉपर वगैरह में नहीं रखते हैं, ये क्योंकि मेटेलिक नेचर की होती हैं और ये रिएक्शन करके पीपीटी बनाती हैं, प्रेसिपिटेट बनाती हैं, और जिसमें आपकी कुछ गैसेस रिलीज होती हैं और फिर ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाता है आपका कॉपर की वजह से। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है आपका, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो नेचर होता है या उसका जो कहने का चाहिए टेस्ट वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, कलर वगैरह या टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो खराब होने लगता है, तो इसलिए उसको नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल? जब आपका कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब कौन सी गैस लिबरेट होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब आपका एसिड किससे रिएक्ट करता है? किसी भी मेटल से, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना है कि इस गैस के लिए अगर आपको मतलब आपको इस गैस का अगर परीक्षण करना है, जांच करनी है या समझना है कि ये हाइड्रोजन गैस है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको एक्टिविटी नंबर 2.1 पर पहुंचना होगा। इस एक्टिविटी नंबर 2.1 में हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है, जब ये सोप सोल्यूशन से होकर निकलती है तो सोप सोल्यूशन में क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं, और वो बबल्स के अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो उन बबल्स को जब आप एक कैंडल के पास लेके आते हैं तो एकदम उससे फटने की आवाज़ आती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे फटती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड आता है। तो इस एक्टिविटी को एक बार पढ़ के देख लीजिएगा और इसी से ही आप लोग नोट कर दीजिएगा अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स, ये मुझे कराना पड़ेगा, देखिएगा। मेटल कंपाउंड ए, एक आपके पास कोई मेटल का कंपाउंड है ए, क्या है ये? मेटल है। ये रिएक्ट करती है विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस effervescence, the gas epoch extinguishes a burning candle। तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर? देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो आपकी मेटल है, एसिड से रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन गैस निकलनी है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये आपका ACl2 होगा, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन बनने वाली है। अब इन्होंने क्या बोला है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसमें से जो कंपाउंड आपको फॉर्म होता है, मतलब ACl2 फॉर्म होता है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का इक्वल है, देन A = कैल्शियम हो जाएगा। अब बैलेंस इक्वेशन होगी कि कैल्शियम की आप 2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। ये आपकी इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको समझना था, करना था। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ये आपके है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड्स और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी वाटर सॉल्यूशन में या वाटर में जब हम एसिड या बेस को मिलाते हैं तब क्या होता है, देखिएगा हेडिंग डालिएगा, एसिड्स और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को आपने वाटर सॉल्यूशन में डालना है। हेडिंग डालिएगा बेटा, एसिड एंड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन या इन द वाटर में एसिड और बेस का रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो मैं जनरली आपको सिर्फ केमिकल जो भी रिएक्शंस है इसकी उससे एक्सप्लेन करूँगा। देखिएगा मेरे पास अगर कोई भी एसिड है, फॉर एग्जांपल मैंने HCl ले लिया, तो HCl ये किस प्रकार से ब्रेक होगा, रिवर्सिबल में जाएगा, ये जाएगा H+ + Cl-, ठीक है। ये आपका एसिड है, H+ और Cl- है, क्योंकि एसिड है और एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है। तो H+ क्या है, ये आपका प्रोटॉन है, क्या है,
प्रोटॉन है, प्रोटॉन डोनेटर है, डोनेटर है। तो ये डोनेट किया अब इसने क्या करा, इसने H2O वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन H3O बना दिया, H3O प्लस बना दिया। ये आपका हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। ठीक है, ये तो एसिडिक नेचर हो जाता है, यानी जब एसिड को वाटर में डाला जाता है तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर हम बात कर लेते हैं बेस की, तो जब बेस को वाटर के साथ डाला जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया, इसको मैंने वाटर के साथ मिक्सअप कर दिया, तो ये क्या होगा, तो ये सोडियम प्लस OH माइनस, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, अब जैसे मैंने इसके अलावा ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने वाटर के साथ मिक्सअप करा दिया, तो ये क्या आ जाएगा, पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। या मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की वोल्ट वाइज, ये भी बेस है, इसको मैंने वाटर के साथ मिक्सअप किया, तो मेरे पास आ जाएगा Ca2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हाइड्रोक्साइड आयन आने की प्रक्रिया हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एसिड और बेस को वाटर में मिलाते हैं तब ये कंडीशन आती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे एसिड के लिए और ये लिखेंगे आप बेस के लिए। तो आपने सिर्फ ऐसे ही इक्वेशंस लिख देनी है, ये आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। अगर एग्जाम्स में आती है तो आप कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी को, या आप ऐसा कीजिएगा, मैंने इक्वेशन लिखी बोलिए, ये आप इक्वेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, किस प्रकार से लिखेंगे। लिखिएगा when an acid HCl is dissolved in water, then it gives us H plus ion and Cl minus ion. ठीक है, in which H plus ion react with water and form hydronium ion in such a way H3O plus. ठीक है, अच्छा हम बात करते हैं बेस के लिए। For base, when a base is dissolved in water, then it gives us a metal ion and a hydroxide ion. For example, NaOH is dissolved in water, then it gives us sodium ion and hydroxide ion. When potassium hydroxide is dissolved in water, then it gives us potassium ion plus hydroxide ion. And when calcium hydroxide is dissolved in water, then it gives us calcium ion plus हाइड्रोक्साइड आयन। जो प्लस का आयन होता है उसको बोलते हैं कैटायन, जो माइनस का होता है उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है, ध्यान में रखनी है। इसमें एक छोटा सा नोट है, वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अभी लिख पाऊंगा, आप लोग भी नोट कीजिएगा। नोट डाल के लिखिए NOTE नोट, लिखिएगा all bases do not dissolve in water. All bases do not dissolve in water. सारे के सारे बेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट, बेस which dissolve in water is called alkali base. Alkali base, उसको क्या कहते हैं, alkali base कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिखिएगा। नेक्स्ट, alkali base are soapy to touch. अगर आप उनको टच करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सोप यानी साबुन को छुआ है, साबुन के धागों को छुआ हुआ है। ठीक है, बिटर एंड कोरेसिव, बिटर कोरेसिव। ठीक है, नेक्स्ट ये है नंबर 4, यस के नंबर 4 के अलावा डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, 4 की जगह डाल दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH3। ठीक है, तो ये क्या है आपके बेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपने लिखने थे, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। कल हम लोगों का जो डिस्कशन होगा वो होगा हाउ स्ट्रॉन्ग
आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी जो कि आपकी पीएच है, तो इसके बारे में कल हम लोग स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।